पिछले व्याख्यान में बोर-बरी के नियमानुसार परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के संबंध में व्याख्या की गई, जिसके साथ परमाणु के कोष और उपकोष के बारे में भी जानकारी दी गई। आज हम आप बाउ प्रिंसिपल के आधार पर इलेक्ट्रॉनों के वितरण के संदर्भ में व्याख्या करने से पहले कक्षक की अवधारणा पर विचार करेंगे। कक्षक मीन्स ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इंग्लिश में कहते हैं इसको। जैसा कि हम जानते हैं कि कोष उपकोष में बटा होता है। जैसे प्रथम कोष में यस उपकोष, द्वितीय कोष में यस और पी उपकोष, तृतीय कोष में यस पी और डी उपकोष और चतुर्थ कोष में यस पी डी और एफ, 4 तरह के उपकोष पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये उपकोष भी कक्षकों में विभाजित होते हैं। हाँ, अंतर इतना हो सकता है कि ये चारों तरह के उपकोषों में कक्षकों की संख्या में समानता नहीं पाई जाती, बल्कि सबके पास भिन्न भिन्न कक्षक होते हैं। सबसे पहले मैं कक्षक की परिभाषा दूंगा। कक्षक क्या है? व्हाट इज ऑर्बिटल? परमाणु के नाभिक के चारों तरफ पाया जाने वाला वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उसे कक्षक कहते हैं। एक बार फिर से, कक्षक क्या है? तो परमाणु के नाभिक के चारों तरफ पाया जाने वाला वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, यानी सर्वाधिक होती है, उसे कक्षक कहते हैं। और प्रत्येक कक्षक, चाहे वह किसी भी उपकोष का हो, वह अपने पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता रखता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में लगातार चक्रण करते रहते हैं। हम यस उस उपकोष को लें तो यस उपकोष में केवल एक कक्षक और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर पी उपकोष को लें तो पी में 3 कक्षक और इसमें भी प्रत्येक कक्षक 2-2 इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, अर्थात यस के कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और पी में अधिकतम संख्या 6 होती है।
अगर डी की बात करें तो डी में 5 कक्षक होते हैं। और ठीक उसी प्रकार इसके भी प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है। अब एफ उपकोष की बात करें तो एफ उपकोष के अंदर कुल 7 कक्षक होते हैं और प्रत्येक कक्षकों में अन्य सभी कक्षकों की भांति 2-2 इलेक्ट्रॉन ठीक उन कक्षकों के जैसे ही विपरीत दिशाओं में चक्रण करते हुए भरे होते हैं और इस प्रकार एफ उपकोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। जब हम आप बाउ प्रिंसिपल्स के अनुसार परमाणु की कक्षाओं में उपकोषों के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरने का कार्य करते हैं या इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रदर्शित करते हैं, तो यह उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे जिसका जिक्र वैज्ञानिक हुंड ने किया। कहा कि मान लें कोई उपकोष है और उसके सभी कक्षक खाली हैं। उदाहरण के लिए हम पी उपकोष की ही बात लें। जिसमें 3 कक्षक, अगर 6 इलेक्ट्रॉन हमको मिलते तो पी उपकोष पूर्ण रूपेण भर जाता। लेकिन हो सकता है कि हमें केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन मिले, तो आखिर हम उन चारों इलेक्ट्रॉनों को कहां कहां देंगे? जैसे इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए उसके अनुसार तो हम तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक को और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक को देंगे, जबकि तीसरा कक्षक खाली रह जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? इसी को सही करने के लिए हुंड ने एक नियम दिया और हुंड ने कहा कि जब किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो इस बात का ध्यान देते हैं कि सबसे पहले उन उपकोषों के या उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन शुरू किया जाए। यानी दूसरे शब्दों में कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तभी लगेगा
जब उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, अर्थात किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं प्रारंभ होता या इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उस उपकोष के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। अतः सही वितरण के लिए पहला इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक को, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षक में, और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन युग्मन के जरिए विपरीत दिशाओं में चक्रण करते हुए पहले कक्षक में प्रवेश करेगा, जो सही वितरण है। अब इसके बाद मैं बाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करूंगा। बाउ बाउ प्रिंसिपल बाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ है बिल्डिंग अप, मीन्स बनाना। क्या बनाना है? इस नियम के अनुसार हमें एक क्रम प्राप्त करना है कि किस उपकोष के बाद हम किस उपकोष को इलेक्ट्रॉन दें। और यह भी ध्यान में रखना है कि जो उपकोष पहले इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा वह निम्न ऊर्जा स्तर का होगा और जो बाद में प्राप्त करेगा वह उच्च ऊर्जा स्तर का होगा। इसके लिए हम कक्षाओं को व्यवस्थित करते हैं और कक्षाओं को व्यवस्थित करने के लिए पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठवीं कक्षा, सातवीं कक्षा और आठवीं कक्षा, इन्हें व्यवस्थित करते हैं। और इसके बाद हम इनके सामने इनके उपकोषों को लिखते हैं। पहली कक्षा है तो इसके पास केवल एक
यस उपकोष है जो 1S। 1S का मतलब कि 1 का मतलब पहली कक्षा और यस का मतलब यस उपकोष। अगर दूसरी कक्षा है तो 2S 2P। अगर तीसरी कक्षा है 3S 3P 3D। अगर चौथी कक्षा है 4S 4P 4D 4F। इसके बाद हम पांचवी कक्षा में भी 4 उपकोष ही रखते हैं। 5S 5P 5D 5F। छठवां में 6S 6P 6D। सातवें में 7S 7P और आठवें में 8S। इन उपकोषों को हमने व्यवस्थित कर लिया। अब इन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम इलेक्ट्रॉनों को तिरछे क्रम में भेजते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1S में प्रवेश करता है। 1S में प्रवेश करने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन 2S उपकोष में प्रवेश करता है। एक बात ध्यान देंगे, जो ये 3 से लाइनें बनती हैं, इन लाइनों में एक लाइन रेगुलर है तो दूसरी लाइन अरेगुलर है। रेगुलर लाइन बता रही है कि हम उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जा रहे हैं, और फिर इरेगुलर लाइन यह बता रही है कि हम फिर अगले उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए वह स्थान खोजने जा रहे हैं, वापस लौटते हैं जहां से पुनः हमें उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन लेकर जाना है। अब इसके बाद फिर पीछे लौटते हैं। यह प्रक्रम लगातार तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि सभी उपकोषों को इलेक्ट्रॉन मिल न जाए। हम देख रहे हैं कि यह तीर इस बात को स्पष्ट करती है कि किस उपकोष के पहले और किस उपकोष के बाद इलेक्ट्रॉन देना है। इसे हम एक जगह जब व्यवस्थित करते हैं तो एक ऐसा क्रम प्राप्त होता है, ऐसा सीक्वेंस प्राप्त होता है जो यह बताता है कि परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का वह क्रम जो उच्च ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में प्राप्त किया गया। जैसे सबसे पहले 1S 2S
2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। यह जो व्हाइट बोर्ड पर सीक्वेंस प्राप्त हुआ है वह सीक्वेंस यह बताना चाहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा के यस उपकोष में और इसी तरह से 2s 2p 3s करते हुए 7p 8s तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर ऊर्जा स्तर के क्रम से इसे व्यवस्थित किया जाए 1s smaller than 2s smaller than 2p smaller than 3s smaller than 3p smaller than 4s smaller than 3d smaller than 4p smaller than 5s smaller than 4d smaller than 5p smaller than 6s smaller than 4f smaller than 5d smaller than 6p smaller than 7s smaller than 5f smaller than 6d smaller than 7p और smaller than 8s। अब इस नियम के तहत हम कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। उदाहरण के लिए परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन तत्व है और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 17। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 10 12 इलेक्ट्रॉन तो हमने दे दिया। कुल 17 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 ही इलेक्ट्रॉन बचता है जो 3p में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार यह क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। यह विन्यास उपकोषों के अनुसार है, जबकि कक्षाओं के अनुसार दिखाया जाए तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम देखते हैं कि सामान्यतः ढेर सारे तत्व इस नियम का पालन करते हुए अपनी कक्षाओं से लेकर उपकक्षाओं तक इलेक्ट्रॉन स्वीकार लेते हैं। लेकिन कुछ और भी ऐसे तत्व हैं जो अपवाद के रूप में जाने जाते हैं और वह इन नियमों का पालन नहीं करते बल्कि नियमों का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए हम क्रोमियम की बात करेंगे।
परमाणु क्रमांक 24, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 24, 24। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में देखें यस पी डी। तीसरी कक्षा के तीनों उपकोष हैं। तो तीसरी कक्षा में 2, 6, 8, 4, 12 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। यानी आप बाउ प्रिंसिपल के अनुसार क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 8, 12, 2, जो गलत है। गलत है क्यों? नियम सिद्धांत के अनुसार तो सही है, लेकिन हमने इसको गलत क्यों कहा? गलत इसलिए कहना पड़ा कि यह क्रोमियम अपवाद स्वरूप इस नियम का पालन नहीं करता। बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों के घेरे में आ जाता है और विशेष परिस्थितियों के घेरे के कारण उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के नियम में बदलाव होते हैं और बदलाव के फलस्वरूप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अलग से हट कर हो जाता है, अर्थात नियम से परे हो जाता है। आखिर कौन सी परिस्थितियां उसके सामने आती हैं, चर्चा उस पर अभी करेंगे। क्रोमियम के जिस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को विशेष परिस्थितियों के चलते गलत ठहराया गया, सबसे पहले हम कक्षकों के अनुसार उनकी व्यवस्था दिखाते हैं। वन यस, वन यस, 2 यस, 2p, 3 यस, 3p, 4 यस, 3d। वन एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन
2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 3 कक्षक हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो डी उपकक्षा का है, तो डी उपकक्षा के भरने के संदर्भ में एक नियम दिया गया। क्या नियम दिया गया? डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। इसे यहां देखें, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। अगर इस डी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यह अपने उच्च ऊर्जा स्तर वाले उपकोष से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और उस समय इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और उसमें उसकी संख्या 1 कम हो जाती है। जैसे यहां पर स्थिति बन रही है, यह 3D से उच्च ऊर्जा स्तर है, 4s उसकी अगली कक्षा है। तो जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन यह इसमें छलांग लगा लेता है और इसका यह कक्षक भर जाता है और इसका यह कक्षक सूना हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस 4s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई जाते हैं। यहां पर 3D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अफबाउ नियम के अनुसार 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है। और इस प्रकार अगर अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में देखें 2, 6, 8 और 5, 13 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन अर्थात क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2, 8, 13, 1। यही घटना उस समय भी आएगी जब 3D में 4 के जगह 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब 9 इलेक्ट्रॉन इसका आ जाता है तो यह अपने अगली कक्षा वाले उपकोष से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना 10 पूरा कर लेता है। तो वहां भी अफबाउ नियम के अनुसार अपवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार जितने भी तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिय कार्य के रूप में करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो फिर उस पर समस्या का समाधान किया जाएगा। शेष बातें अगले तक